छोटा है कि अगर आप एक एटम की बात करोगे तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। एक एटम के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब हम उसे ले नहीं सकते, उसका वेट नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो एक एटम का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए वहां पे क्या लेना पड़ता है हमें? कम से कम क्या लेना पड़ता है बेटा? क्या लेना पड़ता है वहां पे? कम से कम 1 मोल। 1 मोल का क्या मतलब है? 1 मोल का बस एक ही मतलब है, वही याद रखना हमेशा। जैसे 1 दर्जन का क्या मतलब होता है? 12। वैसे ही 1 मोल का मतलब क्या है? एवोगैड्रो नंबर। कितना? ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। कहीं भी अगर ये शब्द आपके सामने आता है 1 मोल, तो दिमाग में एकदम क्या आ जाना चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻⁻23। और ये नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है, ये अपने आप में इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि आप घर पे जाके कैलकुलेट करना है क्वेश्चन कि अगर आपके पास में इतना पैसा हो, कितना पैसा? 1 मोल, और आप 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करते हैं। कितने? 1 सेकंड में, पर सेकंड। अगर 5 सेकंड आपने रोक दिया तो कितना पैसा हो जाएगा आपके पास? 50 लाख। अगर आप 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करते तो आप उसको कैलकुलेट करना कि कितने साल लगेंगे इस पैसे को खत्म होने के लिए। समझ रहे? इतने साल लगेंगे कि हमारी धरती की एज भी नहीं है इतनी तक, इतना टाइम लगेगा। इतना इतना बड़ा वैल्यू है ये। ठीक है। ये देखने के लिए आपको हो सकता है छोटा लगता हो, वरना ये अपने आप में बहुत बड़ा वैल्यू है। दिस इज 1 मोल। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। कहीं भी आप अगर कंपटीशन में जाओगे या कहीं भी केमिस्ट्री में भी आप अगर जाओगे तो मोल के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसको रिलेट कर सकते हैं, मास से भी रिलेट कर सकते हैं, इसको आप वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में तो इसके बिना कुछ होने वाला है नहीं। पहला चैप्टर है ना 11th का ये, मोल कॉन्सेप्ट। आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद है कितने तक? 20 तक है। अब 12th में आ गए तो अब 30 तक कर लो बस, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। उससे अगर ऊपर आता है तो वहां पे आपको क्वेश्चन में वो दे देगा। ठीक है। और जैसे मैं बात करता हूं कार्बन, 1 एटम, एक एटम कार्बन का, इसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा? ये तो सिंबल है बेटा कार्बन का। यहां पे क्या लगा देते हैं? 6। और यहां पे क्या लगा देते हैं? व्हाट इज दिस? दिस इज मास नंबर। व्हाट इज दिस? मास किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से। और न्यूक्लियस में क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से मास होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर इसकी मैं बात करूं, कार्बन की बात करूं, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। और कितने न्यूट्रॉन है? 6 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो कोई लेना देना है नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इनके कंपैरेटिव बहुत कम होता है। और आई थिंक अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास की बात करोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1/1837 टाइम्स मास ऑफ, इतना कम होता है। और एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? 9.1, 1.66 या 1.67 होता है वो। ठीक है। कितना? 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ये किसका मास है? एक प्रोटॉन का मास। ठीक है बेटा। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है नियरली सेम होता है। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि बिल्कुल क्लियरली बताओ कि किसका ज्यादा होता है, तो किसका ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन का। समझ गए ना? और न्यूट्रॉन का मास कितना ज्यादा होता है? पॉइंट के बाद में 4th डिजिट पर जाकर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर मैं कहूं तो 1.677, और न्यूट्रॉन का कितना होगा? 1.6778। समझ गए ना? पॉइंट के बाद में भी 3rd डेसिमल पे जाके क्या आएगा? एक नंबर का वेरिएशन आएगा। तो नियरली आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होगा? सेम होगा। और इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा?
व्हाट इज दिस? बताएगा कोई क्या बोलते हैं इसी को? एक तो बता ही दिया मैंने, व्हाट इज दिस? दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज ऑल्सो द मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि हमने मान लिया कि नियरली क्या है, सेम है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को नाम दे दिया मैंने 1 AM, यही 1 AM कहीं से आया नहीं है, इसी को मान लिया गया। अब इसी के आधार पर मैं मास निकालता हूं किसका? कार्बन का। कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने बेटा? 6। कितना मास हो जाएगा? 6 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस के प्लस, ये तो प्रोटॉन की वजह से हो गया। न्यूट्रॉन भी कितने बेटा? 6। न्यूट्रॉन का भी मास कितना? सेम, 10 रेज टू द पावर माइनस के 24 हो गया। व्हाट इज दिस? ये क्या है बेटा? 1 AMU इंटू 6 इक्वल टू कितना? 6 AMU। ये भी क्या है? 1 AMU इंटू 6 कितना हो जाएगा? तो टोटल कितना हो गया बेटा? 12। किसका वेट है? कार्बन का। समझ गए? और कार्बन के 1 AMU को हम ऐसे डिफाइन भी करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं 1 AMU को? इट इज इक्वल टू द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, ऑफ कार्बन 12। कार्बन जिसका एटॉमिक मास, क्योंकि कार्बन के आइसोटोप हो सकते हैं, जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, ठीक है, लेकिन हमें कौन सा लेना है? कार्बन 12। कार्बन 12 का भी कितना हिस्सा, कितना भाग? 1/12वां भाग, उसी को क्या बोलते हैं? 1 AMU। ये कार्बन का मास कितना हुआ? 12 AMU। अगर इसको मैं 12 से भाग दे दूं, या इसको अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज 1 AMU। तो समझ में आया AMU क्या है? अगर आपका किसी का मन है लिखने का तो आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसको हटा देते हैं, कर दो जी डिलीट। ठीक है, समझ में आया 1 AMU? लेकिन इस मास को हम जनरली प्रैक्टिकली हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मास अपने आप में बहुत छोटा है। अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन का 1 AMU या 10 AMU आप मास लेके आइए, तो कितना बैठेगा? 10 रेज टू द पावर माइनस के 24 ग्राम। आपने वेट देखे हैं? छोटे छोटे वेट कितना छोटा देखा है? 1 ग्राम तक देखा होगा। हो सकता है एक से किसी ने छोटा भी देखा हो, लेकिन इतना छोटा हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो फिर कितना लेना पड़ेगा? फिर कम से कम कितने लेने चाहिए ये? अगर मैं एक कार्बन के एटम की बात करता हूं, कितना मास होगा बेटा? 12 AMU। और अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा ग्राम में? अगर मैं बात करूं, क्योंकि AMU तो जनरली समझ में नहीं आएगा किसी बाहर के आदमी को। ग्राम में अगर आप बताओगे तो कितना बताओगे? तो भैया इतना इतना मास है एक एटम का, कहां से ले? नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे? हम कम से कम कितना लेंगे? 1 मोल। कितना लेंगे? किसी भी एटम की जब हम बात करते हैं तो कितनी बात करते हैं? कम से कम 1 मोल की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली हम उसको यूज भी कर सकते हैं, हम उसको कैलिब्रेट भी कर सकते हैं, हम उसका वेट भी कर सकते हैं, उसके साथ हम प्रैक्टिकली कुछ भी जो करना चाहिए वो कर सकते हैं। इसके साथ नहीं कर सकते, एक एटम के साथ में। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुत छोटा है। फिर वो बोलेगा आपसे क्या? 1 मोल ऑफ कार्बन। कितने कार्बन? 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 कार्बन मीन्स एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। ठीक है, अब एक एटम की तो बात नहीं कर रहा, अब उसने 1 मोल बोल दिया, तो इसका मतलब कितने कार्बन के एटम होंगे? 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम। कितने कार्बन के एटम होंगे? इनका वेट लेने की बात करता है। एक एटम का वेट कितना है बेटा? इतना। एक एटम का, जो बहुत छोटा है। उसने कहा 1 मोल एटम का वेट तो ले सकते हो, तो 1 मोल में कितने एटम होंगे? कार्बन के इतने एटम होंगे। इनका वेट कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कर दूं एक एटम के वेट के साथ, कितना आएगा? कितना आएगा? 12 ग्राम। 12 ग्राम तो ले सकते हो भाई साहब। 10 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम ले सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं? या इसी को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक
मास, समझे, एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम। किसमें एक्सप्रेस करते हैं इसको? ग्राम में। अभी कार्बन का एटॉमिक, एक एटम का मास कितना था? 12 AMU, और एक मोल एटम का मास कितना हो गया कार्बन के? 12 ग्राम। सिंपली कुछ नहीं करना है, जो AMU को आप लर्न करते हो ना, उसी को किस में बता देना है? ग्राम में बता देना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बेटा 14। कितना होता है? 14। अब उसने दो चीजें लिख दी आपके सामने। उसने बताया नाइट्रोजन एटॉमिक मास, उसने लिख दिया 14 AMU, और उसने लिख दिया 14 ग्राम। बता सकते हैं क्या डिफरेंस है? बताइए, बताओ बेटा, बता सकते हैं आप? आपको तो कुछ ज्यादा समझ में आ रहा होगा बेटा, आप तो आगे ही खड़े हैं, आप बता सकते हैं क्या डिफरेंस है बेटा? हाँ आप बता सकते हो, बताइए। 14 AMU वो एक एटम का मास है, नाइट्रोजन के एक एटम का। और आपको पता है वो एटम कितना छोटा है? वो इतना छोटा है उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम महसूस भी नहीं कर सकते, इतना छोटा है, समझ गए ना? वो एक एटम का मास है। और 14 ग्राम वो एक मोल एटम का मास है। मतलब कितने एटम का मास है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जब नाइट्रोजन के इकट्ठे हो जाएंगे तब उनका मास कितना हो जाएगा? 14 ग्राम हो जाएगा। तो दिस इज एटॉमिक मास एंड दिस इज मोलर मास। क्या बोलते हैं इसको? मोलर मास। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, एक मोल एटम का मास। किसका? एक मोल एटम का मास। ऑक्सीजन के लिए आप बता सकते हैं? ऑक्सीजन के लिए अगर मैं एक एटम का मास आपसे पूछता हूं तो आप बताएंगे कितना होगा बेटा? 16 AMU। और AMU को अभी क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं बेटा? U, यूनिफाइड। और अगर वो लिखता है 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, कितना मास हो जाएगा? 16 ग्राम। आ गया? कहीं आपको ग्राम में मास दिया हुआ है ना, तो वो एक एटम का मास नहीं होता है। कितना का होता है? होता है उसके एक मोल एटम का मास। और जैसे आप एटम के साथ डील करते हैं वैसे हम मॉलिक्यूल के साथ भी डील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एटम के लिए हम क्या यूज करते हैं? एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूल के लिए क्या यूज करेंगे? मोलिकुलर मास। क्या यूज करेंगे? जैसे ग्राम एटॉमिक मास होता है वैसे ही क्या हो सकता है? ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, हटाइए आप भाई। अगर अच्छा लग रहा हो तो आगे पढ़ाते हैं, वरना तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम जनरली केवल एक आपका केवल एक रिवीजन कराना। तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा? 64 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन के एटम है। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन इसमें डाल देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 4 मोल्स। वेरी गुड। कैसे निकाल दिया आपने? 16 ग्राम अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं, क्योंकि 16 ग्राम का क्या हो जाएगा? उसका एक मोल हो जाएगा, एक मोल हो जाएगा ना। और अपने पास कितना है ऑक्सीजन? 64। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला हो सकता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स को छोटे एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होगा बेटा? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर, नहीं मोलर मास। तो गिवन मास कितना है बेटा? मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। कितने मोल्स? 4 मोल्स। पूछने लगे अब एटम, नंबर ऑफ एटम। अगर एक मोल होता तो कितने होते? एवोगैड्रो होते। कितने मोल आ रहे वहां पे? कितने हो जाएंगे? 4 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो, ठीक है। तो रास्ता कहां से गया होते हुए? कहां से गया बेटा? नंबर ऑफ मोल्स से। रास्ता कहां से जाता है? नंबर ऑफ मोल्स से। मोल्स को आप 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप बाजार में कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो आपके पास में 2-3 तरीके होते हैं, ज्यादा नहीं होते। जैसे आप आलू लेने के लिए जाओगे, सपोज करो, हंसो मत बेटा,
अगर आप आलू लेने के लिए जाओगे तो आप क्या बोलोगे जाके कि 1 दर्जन आलू दे दो, 1 लीटर आलू दे दो, क्या बोलोगे? 1 लीटर, 1 किलो, ठीक है। अगर कोई जाके पेन लेने के लिए जा रहा तो क्या बोलेगा जाके? 1 किलो पेन दे दो, क्या बोलेगा? 1 दर्जन बोल सकता है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या चलेगा भाई? नंबर्स। कैसे चलेगा भाई? नंबर्स आप वहां पे बोलेंगे, 1 पेन दे दो, 2 पेन दे दो, ऐसे ही तो बोलोगे ना, ठीक है। अगर आप कहीं पे दूध लेने के लिए जाते हो या पेट्रोल पंप पे आप तेल लेने के लिए जाते हो तो आप वहां पे जाके क्या बोलते हो? 1 दर्जन तेल दे दो। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, क्या बोलते हो बेटा? 1 लीटर दे दो, ऐसे ही तो बोलते हो ना। तो हमारे पास में कुछ पैटर्न होते हैं, मतलब सामान का आदान प्रदान, है ना, लेन देन करने के लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ पैटर्न होते हैं, नहीं होते हैं? तो ठीक वैसे केमिस्ट्री में आप मोल का यूज भी 3 तरीकों से कर सकते हो। मोल्स को आप बाय नंबर डिफाइन कर सकते हो, मोल्स को आप बाय वेट डिफाइन कर सकते हो, और मोल्स को आप बाय वॉल्यूम भी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन वहां पे वॉल्यूम में एक शर्त होती है कि वो गैस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जब भी आप बाय वॉल्यूम किसी चीज को डिफाइन करोगे मोल्स के हिसाब से, तो किसको डिफाइन कर सकते हैं? केवल गैस को। और गैस के लिए भी शर्त यह है कि कैसी गैस? आइडियल गैस। कैसी गैस? और कंडीशन क्या होती है उसकी? एसटीपी की कंडीशन। कैसी कंडीशन होती है बेटा? अपनी तरफ कर लो ना इसको। कैसी कंडीशन होती है? एसटीपी। क्या होता है एसटीपी? अरे भाई साहब वो तो मुझे भी पता है। टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, वो बताओ ना। बताइए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? वो जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, क्योंकि जनरली जब हम लैब में काम करते हैं ना, वहां पे जो कैलकुलेशन होती है, जो प्रैक्टिकल होते हैं, वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे होते हैं। कितने पे? और रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो वो एसटीपी नहीं होता, वो होता है SATP। एसटीपी में टेम्परेचर होता है, ठीक है, केल्विन में कितना हो जाएगा? और प्रेशर कितना होता है भाई? या 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। दिस इज कंडीशन ऑफ एसटीपी। और एसटीपी की कंडीशन में कोई भी गैस, कैसी गैस? आइडियल गैस, तो अगर आप 1 मोल लेते हैं तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। ये फिक्स है सबके लिए, ये सबके लिए फिक्स है, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, चाहे कोई भी गैस है। अगर वो एसटीपी की कंडीशन में है और आपको बता दिया गया कि इस गैस का 1 मोल मेरे पास है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.4, ठीक है। एक बार इसको हटा दो बेटा एक बार। तो देखिए 1 मोल पहले आप डिफाइन कर सकते हैं बाय नंबर्स। कितना होगा? मैंने बोल दिया 1 मोल स्टूडेंट, तो कितने स्टूडेंट? 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर। तो कहीं भी अगर आपको 1 मोल दिखाई देता है तो वैसे ही आप अपने दिमाग में एक पिक्चर उसका बना लीजिए, जैसे होता है ना 1 दर्जन, कहीं दिखाई दे गया 1 दर्जन, तो दिमाग में क्या आते हैं? केले। पक्की बात है, अगर नहीं आते तो बता दो, अगर 1 दर्जन नाम आए और केले दिमाग में अगर ना आते हो आपके। क्यों? क्योंकि बचपन से हम यही देखते आए। आप केले के वाले के बाहर से भी निकलोगे ना तो बोलता है 50 रुपए दर्जन, 50 रुपए दर्जन, है नहीं ये बेटा? तो वैसे ही 1 मोल के लिए आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? एवोगैड्रो नंबर कितना बेटा? 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर। अभी चलते हैं बाय वेट। बाय वेट, तो अगर कोई एटम है, उसका 1 मोल आपने ले लिया, तो उसका कितना वेट होगा 1 मोल का? अगर एटम है तो उसका जो एटॉमिक वेट है उसको किस में एक्सप्रेस कर दो? ग्राम में। सपोज करो कार्बन था, तो 1 मोल का वेट कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। जो उसका वेट है, एटॉमिक वेट, उसको आप किस में एक्सप्रेस कर दोगे? ग्राम में। अगर मोलिक्यूल है तो उसका जो मोलिकुलर वेट है किस में एक्सप्रेस कर दोगे? ग्राम में। वो उसका कितने का वेट हो जाएगा? 1 मोल का। इसको क्या लिखते हैं बेटा? ग्राम एटॉमिक मास। अगर मोलिक्यूल है तो क्या लिखेंगे? ग्राम मोलिकुलर। कोई दिक्कत है वेट में? और तीसरा केस क्या आ सकता है?
वही जो आपको बताया, बाय वॉल्यूम। कंडीशन कैसी होनी चाहिए? एसटीपी की कंडीशन होनी चाहिए। और किस पे काम करेगा? गैस पे। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है कोई भी गैस? ठीक है, इसको कई बार लिख देते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर एक ही चीज होती है, कंफ्यूज नहीं होता है। सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml एक ही चीज होती है। सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं ना, सीसी। आप बाइक वगैरह चलाते हो? ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो नहीं चलाता होगा। बाइसिकल कम चलाते हैं। बाइक में बोलते हैं ना कितने सीसी की बाइक है? 350 सीसी की बुलेट है नी, 550 सीसी का बुलेट। अब सुना तो होगा बिल्कुल, है ना। वो सीसी का क्या मतलब है भैया वहां पे? ये तो पता है कि सीसी अगर ज्यादा है तो पावर ज्यादा होगी, तो पक्की बात है। तो वो सीसी वहां पे कहां ऐसी चीज है, कौन सी एनर्जी दे रही? सीसी। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या मतलब है उसका? मतलब होता है पिस्टन का जो साइज होता है ना, आपने देखा जो पिस्टन चलता है उसके अंदर, क्रैंक के अंदर, वो जो पिस्टन का साइज है उसका एक वॉल्यूम होता है। ऐसा ही तो होता है पिस्टन। ऐसा ही तो होता है, ये तो चलता है। इसका एक साइज होता है, इसका एक वॉल्यूम होता है। अगर पिस्टन का साइज छोटा है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, मे बी 100 ml। समझ गए ना? 100 ml मतलब 100 सीसी। सीसी और ml एक ही चीज है भाई साहब। कुछ गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है 1 लीटर इंजन। इंजन कैपेसिटी 1 लीटर मतलब 1000 सीसी। कुछ गाड़ियां होती है ना 1200 सीसी, 1400 सीसी, अभी बुलेट 350 सीसी। वो सब क्या होता है? वो उनका जो पिस्टन होता है ना, पिस्टन का वॉल्यूम होता है। वो उनके पिस्टन का वॉल्यूम जितना बड़ा होगा, पिस्टन का साइज उतना ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा फ्यूल यूज करेगा और उतना ही ज्यादा वो पावर जनरेट करेगा। ठीक है, तो सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मोल है। अगर इसमें कुछ और आप जानना चाहते हो तो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, वरना मैं महसूस कर रहा हूँ कुछ बच्चे जो है थके हुए हैं टेस्ट के बर्डन को लेकर। SN1 SN2 क्लियर हो गया बेटा? SN1 SN2 मैंने तो पढ़ाया नहीं, जो पढ़ा हुआ है क्वेश्चन पूछें। I माइनस अगर रिएक्शन करेगा कहीं पे तो SN1 लेके जाएगा रिएक्शन को, SN2 लेके जाएगा। I माइनस इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो करेंगे। सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, मे बी यूनियन मोलिकुलर और मे बी बायमोलिकुलर। तो ये रिएक्शन को कैसे लेके जाना चाहेगा, SN1 या SN2? ये ऐसे नहीं बता सकते सर, ऐसे नहीं बता सकते। वो देखेंगे ना किसके ऊपर अटैक करने जा रहा है, वो कैसा है, वो 3 डिग्री है या वो 1 डिग्री है, ये तो बताया होगा ना। ऐसे ही बताया है। देखिए याद रखना, I माइनस जहां भी रिएक्शन करेगा कोशिश करेगा SN2 लेके जाने की। कोई मायने नहीं होते इससे कि ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, मायने इस पर भी निर्भर करते हैं रिएक्शन कर कौन रहा है। बिकॉज I माइनस का जो साइज होता है काफी बड़ा होता है, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो काफी दूर से हो जाता है। सपोज करो ये कोई पॉजिटिव चार्ज जो आप समझते हैं जो जनरेट होना चाहिए जहां पे जाके ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो इसका इफेक्ट बहुत दूर से होना शुरू हो जाएगा। समझ गए ना? ये बहुत दूर से जब इफेक्ट डालना शुरू कर देगा तो इसका मतलब इधर से वो निकलना चाहता है या वो अभी तक निकला नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट इधर से शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज क्या होता है? बड़ा साइज होता है। तो ये इधर से अपना इफेक्ट डालना शुरू कर देगा। उसको निकलना है निकले, नहीं निकलना है तो ये अपने आप निकाल देगा आके। अगर वो 3 डिग्री है तो उसको भी टाइम नहीं मिलेगा। समझ गए? तो ज्यादातर 95% चांस क्या होंगे आयोडीन के लिए, अगर I माइनस है तो रिएक्शन जाएगा SN2। ठीक है, तो आज के सेशन को बेटा यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, सोमवार में अगर मैं आया तो फिर पढ़ाते हैं। पहला चैप्टर शुरू करेंगे कौन सा?